हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हार्वेस्टिंग। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने कवर करा था प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग को कवर करना है हार्वेस्टिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। ये जो हार्वेस्टिंग होती है क्रॉप की, ये एक इम्पॉर्टेंट टास्क होता है। द कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। यानी कि जो क्रॉप्स होती हैं उनको काटना, जब जो क्रॉप्स होती हैं वो जब मैच्योर हो जाती हैं तब उन्हें काटा जाता है, उसे हार्वेस्टिंग कहते हैं। In harvesting, crops are pulled out or cut close to the ground। और जो हार्वेस्टिंग होती है, इस प्रोसेस में जो क्रॉप्स होती हैं इन्हें काटा जाता है नीचे से, क्लोज टू द ग्राउंड। इट यूजली टास्क 3 to 4 months ऑफ अ सीरियल क्रॉप टू मेच्योर। ये जो यूजुअली टास्क, ये जो क्रॉप्स होती हैं ये 3 से 4 महीने लेती हैं कोई भी सीरियल क्रॉप को मैच्योर होने में। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज़ आइदर डन मैन्युअली बाय सिकल। ये जो हार्वेस्टिंग होती है यानी कि जो क्रॉप को काटना, इसे अपनी कंट्री में मैन्युअली करा जाता है अपने हाथों से, बाय सिकल। सिकल से, सिकल एक टूल होता है, उससे जो क्रॉप्स होती है उन्हें काटा जाता है। ये फिगर 1.7 में सिकल बनी हुई है। और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। लोग मैन्युअली सिकल से काट देते हैं या तो फिर वो मशीन का यूज़ करते हैं, जो कि है, मशीन का नाम है हार्वेस्टर। In the harvested crop, the grain seeds need to be separate from the chaff। यानी कि ये जो हार्वेस्टेड क्रॉप होती हैं, इन सीड्स को सेपरेट करते हैं, जो कि पूरा शेफ होता है, उसमें कई सारी गंदगी उन्हें होते हैं, उन सबको क्या करा जाता है, सेपरेट करा जाता है सीड्स को। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। यानी कि एक मशीन, ये जो प्रोसेस होता है पूरे शेफ से सीड्स को अलग करना, इस प्रोसेस को कहते हैं थ्रेशिंग। दिस इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन। और ये जो प्रोसेस होता है थ्रेशिंग, ये एक मशीन से करा जाता है जिस मशीन का नाम है कंबाइन, विच इज इन फैक्ट हार्वेस्टर एज वेल एज अ थ्रेशर। और ये जो मशीन होती है कंबाइन, ये इन फैक्ट अ हार्वेस्टर, ये एक हार्वेस्टर ही है और ये एक थ्रेशर भी है। यानी कि जो कंबाइन है ये दो काम करती है, ये दो मशीनों का, ये एक हार्वेस्टर का भी काम कर देती है और एक मशीन होती है थ्रेशर, उसका भी काम कर देती है। ये है कंबाइन। ये जो येलो कलर की इतनी बड़ी सी मशीन है, ये है कंबाइन। Farmer with small holding of land do not separating of grain and chaff by winnowing। You have already studied this in class 6। जो फार्मर्स होते हैं जिनकी स्मॉल लैंड होती हैं, वो सब ये जो ग्रेन की सेपरेटिंग होती है, ग्रेन को सेपरेट करा जाता है सीड से, तो ये सब वो लोग विनोइंग, एक मशीन होती है उससे करते हैं। ये विनोइंग हम लोगों ने क्लास 6 में पढ़ रखी है, क्योंकि ये जो कंबाइन है ये इतनी बड़ी मशीन है, ये बड़े फील्ड में काम करने के लिए आती है। यानी कि जो बड़े बड़े फील्ड होते हैं वहाँ हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग करने आती है। लेकिन जिनके पास, जो फार्मर के पास ये स्मॉल लैंड होती है, वो विनोइंग एक मशीन होती है उसी से काम चला लेते हैं। तो अब हमें एक येलो टेबल दी गई है, येलो बॉक्स, इसमें लिखा है हार्वेस्ट फेस्टिवल्स, तो उसे भी पढ़ते हैं। आफ्टर 3 or 4 months ऑफ हार्ड वर्क देयर कम्स द डे ऑफ द हार्वेस्ट। यानी कि 3 से 4 महीने का हार्ड वर्क करने के बाद एक दिन आता है जब क्रॉप को काटा जाता है। द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप laden with grain fills the hearts of farmer with joy and a sense of well-being। यानी कि
जो साइट होती है गोल्डन फील्ड, यानी जो पूरा फील्ड होता है उसे गोल्डन फील्ड कहते हैं। वहाँ पे लोग स्टैंड खड़े होकर क्रॉप को देखते हैं। जब वो क्रॉप ग्रेन से अलग होता है, जो फार्मर्स के हार्ट्स होते हैं वो जॉय हो जाते हैं, यानी कि काफ़ी अच्छा उनका काफ़ी हैप्पीली सीन हो जाता है वहाँ पर। और जो सेंस ऑफ वेल बीइंग और अच्छे आदमियों का वहाँ पर सेंस होता है। द एफर्ट्स ऑफ द पास्ट सीजन हैव borne fruits and it is time to relax and enjoy a little। और जब ये कट जाते हैं तो उन लोगों को अपना एफर्ट सारा जो पास्ट में करा है, पास्ट सीजन में करा है, वो सारा एफर्ट उनको दिखता है और और फिर वो एंजॉय करते हैं, वो रिलैक्स करते हैं। द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज thus of great joy and happiness in all parts of India। ये जो पीरियड आता है हार्वेस्टिंग का, ये एक बहुत बड़ा ग्रेट जॉय होता है, हैप्पीनेस का, इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के हर पार्ट्स में। Men and women celebrate it with great enthusiasm। Special festival associated with the harvest season are Pongal, Vaisakhi, होली, दिवाली, नवयाना एंड बिहू। जो मैन होते हैं और वुमेन होते हैं, ये जब हार्वेस्टिंग होती है तो वो लोग एक फेस्टिवल बनाते हैं, जो स्पेशल फेस्टिवल एसोसिएट करे जाते हैं अलग अलग स्टेट्स में, जैसे कि बैसाखी, होली, पोंगल, दिवाली, नवाब्या और बिहू। ये सारे हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, जब जो सीड्स होती हैं उन्हें हार्वेस्ट करा जाता है। अब हमारा ये टॉपिक हार्वेस्टिंग ये भी ख़त्म हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टोरेज, तो इसे भी इसी वीडियो में कवर करते हैं। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। ये जो हार्वेस्ट होकर के जितना भी क्रॉप्स है इन सबको स्टोर करना, ये एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट टास्क होता है। If the harvested grains are to be kept for longer time, they should be saved from moisture, insects, rats and microorganisms। यानी कि जो हार्वेस्टेड क्रॉप होती हैं, ग्रेन्स होती हैं, अगर उन्हें रखा जाए लॉन्ग टाइम के लिए तो उन्हें मॉइस्चर और इंसेक्ट्स, रैट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सेव करना होता है। हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर, और जो हार्वेस्टेड ग्रेन्स होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, और जो ग्रेन्स होते हैं उनको मॉइस्चर ही से बचाया जाता है, लेकिन जो हार्वेस्टेड ग्रेन होती है उनमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। If freshly harvested grains seeds are stored without drying, they may get spoiled or attacked by organisms, making them unfit for use or for germinations। यानी कि जो फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स होती हैं उनमें क्या होता है कि मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, और अगर उन्हें स्टोर कर दिया जाए, उन्हें बिना ड्राई करे, तो वो स्पॉइल कर सकती हैं, उनमें अटैक हो सकता है ऑर्गेनिजम्स का, जो कि उन्हें अनफिट कर देंगे उनकी जर्मिनेशन को। हेंस बिफोर स्टोरिंग देम द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन देम। तो इसीलिए जो ग्रेन्स होती हैं, सीड्स, उन्हें स्टोर करने से पहले उन्हें सन के सामने रख दिया जाता है, ऐसे खुले में रख दिया जाता है, ताकि जितना भी मॉइस्चर है उनसे वो सब चला जाए और वो सूख जाए। इन द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राई इन द सन टू रिड्यूस मॉइस्चर इन देम। और सन के पास रखने से उनके जो जितना भी मॉइस्चर होता है वो सब ड्राई सूख जाता है। दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय इंसेक्ट्स, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंगी। और जो इनको सुखा दिया जाता है, इससे क्या होता है, जो अटैक होता है उन्हें प्रिवेंट कर दिया जाता है इंसेक्ट्स के द्वारा, पेस्ट के द्वारा, बैक्टीरिया एंड फंगी के द्वारा। तो ये 1.10 फिगर में सेलोस फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। तो जो ग्रेन्स होते हैं उनको यहाँ पे जो बड़े बड़े पाइप्स हैं, यहाँ पे स्टोर करा जाता है।
फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटालिक बीन्स। जो फार्मर्स होते हैं वो ग्रेन्स को जूट बैग्स में और मेटालिक बीन्स में स्टोर करते हैं। जूट बैग्स मीन्स ये जो बोरे रखे हैं ये होते हैं जूट बैग्स। However, large scale storage of grains is done in silos and granaries। ये जो लार्ज स्केल का जो मतलब कि जो लार्ज स्केल में जो स्टोरेज होती है ग्रेन की, ये करी जाती है सिलोस और ग्रैनरीज के द्वारा। सिलोस मतलब कि जगह होती है सिलोस ऑफ ग्रेन्स, यानी ये जो आपने पाइप देखे मोटे मोटे पाइप, ये होते हैं सिलोस। यहाँ पे जो ग्रेन्स होते हैं उन्हें स्टोर करा जाता है। और ये जो ग्रैनरीज होती है यानी ये जगह जहाँ पर ये जूट बैग्स ये बोरे रखे हुए, इन्हें ग्रैनरीज कहते हैं। यहाँ पे इन्हें रखा जाता है टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट्स, यानी इंसेक्ट्स। यहाँ पे उन्हें स्टोर करके रखा जाता है टू प्रोटेक्ट, उन्हें बचाने के लिए बचाने से उनसे रैट से और इंसेक्ट से बचाने के लिए साइलोस एंड ग्रैनरीज में रखा जाता है। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। जो सूखी नीम की पत्तियां होती हैं वो भी यूज़ करी जाती हैं जो भी सीड्स होते हैं उन्हें स्टोर करने के लिए। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडाउन स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये जो लार्ज क्वांटिटी में जो ग्रेन्स होते हैं उन्हें बिग गोडाउन्स में रखा जाता है स्टोर करने के लिए, तो उसमें एक स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट करा जाता है जिससे जो पेस्ट होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनसे प्रोटेक्ट करने के लिए। After completing this table, you must have seen that like plants, animals also provide us with different kinds of foods। यानी कि ये जो plants और animals होते हैं ये भी हम लोग को provide करते हैं different kinds of food। Many people living in the coastal area consume fish as a major part of their diet। Sorry। ये जो बहुत सारे लोग होते हैं जो कि कोस्टल एरिया के बगल में कोस्टल एरिया में रहते हैं, वो सब लोग फिश को कंज्यूम करते हैं एक मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट, अपने डाइट का एक मेजर पार्ट के लिए। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। यानी कि प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने जाना होगा जो फूड्स होते हैं जो कि हम लोग ऑब्टेन करते हैं प्लांट से। We have just seen that the process of crop production involves a number of steps like selection of seeds, sowing, etc. यानी कि जो we have just seen that process of crop production, हम लोगों ने जैसा देखा कि जो crop productions के जो process होते हैं involves a number of steps like selection of seeds, sowing, etc. यानी कि हम लोगों ने देखा जो process होते हैं crop production के वो नंबर्स ऑफ स्टेप्स होते हैं, उनमें कई सारे स्टेप्स होते हैं जो कि नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं कई सारे, जैसे कि सिलेक्शन ऑफ सीड्स, सोइंग एक्सेट्रा। सिमिलरली एनिमल रियर्ड एट animals reared at home or in farms have to be provided with proper food, shelter and care. When this is done on a large scale, it is called animal husbandry। यानी कि जैसे कि क्रॉप प्रोडक्शन देखा उसमें कई सारे एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि फार्मर्स को करी जाती है एक पीरियड ऑफ टाइम में, वैसे ही अगर एनिमल को भी पाला जाता है अपने फूड्स के लिए और उन्हें शेल्टर दिया जाता है, उनको प्रोवाइड फूड दिया जाता है, प्रोवाइडेड उन्हें प्रॉपर शेल्टर दिया जाता है, ये भी उनके लिए केयर करी जाती है। अगर यही चीज़ को एक लार्ज स्केल में करते हैं तो इसी को एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। तो ये हमारा चैप्टर अब ख़त्म हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक कोई नहीं बचा, यही हमारा लास्ट टॉपिक था, स्टोरेज। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में व्हाट यू हैव लर्न एंड कीवर्ड्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।